हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एच बॉन्डिंग के बारे में समझाया कि जो एच बॉन्डिंग है इसका कंसेप्ट क्या है। फिर मैंने आपको वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन भी समझाई कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे। जब आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है बच्चे। ये यूज़ होता है आपका नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जो टॉपिक है वो है आपकी वेंडर वाल फोर्सेस। ये वेंडर वाल फोर्सेस क्या होती हैं, इनके बारे में जानना है। ये कितने टाइप्स की होती हैं और जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कंपाउंड्स की, वो कैसे डिपेंड करती है इनके ऊपर। तो वहाँ पे क्वेश्चंस चेक करेंगे। तो जो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग जो आपका चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है +1 में, वहाँ पे आपने सुना होगा कि आपके कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं और कैसे होते हैं जी, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स सबको पता है, जैसे NaCl हुआ, वहाँ पे इंटर आयनिक फोर्सेस होती हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन। कोवलेंट बॉन्ड में आपको पता है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहाँ पे देखते हैं फोर्सेस कैसा रोल प्ले करती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो पहले मैं लिखूंगा बच्चे इंटर आयनिक फोर्सेस। इंटर आयनिक फोर्सेस, इंटर आयनिक फोर्सेस मतलब जो आयंस के बीच में है। तो आपको समझ आ गया चुका हो चुका होगा कि मैं आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटर आयनिक फोर्सेस कहाँ आती हैं, इंटर आयनिक फोर्सेस आर प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में होगा बच्चे। एग्जाम्पल जैसे आपका NaCl एग्जाम्पल है, आपका CH3COO सॉल्ट हो गया। ये भी सॉल्ट है, एक ऑर्गेनिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनमें क्या होता है, आपकी इंटरआयनिक फोर्सेस होती है। सबको पता है कि आपका Na पॉजिटिव ले लीजिए या Cl नेगेटिव, तो ये कटायन है, ये अनायन है। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होगी। कैसी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है जी। ऐसे जो CH3CONa में भी होगी, CH3CO नेगेटिव, इसका थोड़ा जो मॉलिक्यूल, ये जो आयन होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, Na थोड़ा बहुत छोटा होगा, Na पॉजिटिव। तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑपरेट करेंगे गेन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होगी। क्योंकि किसकी वजह से है, जो चार्ज डिवेलप हुआ है उसकी वजह से है। चार्ज डिवेलप के यहाँ पे चार्ज, ये एक बात और क्लियर करूंगा मैं, यहाँ पे जो चार्जेस दिखाए गए ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे कोई आपकी ये नहीं है कि हाँ जी मैंने एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शेयरिंग नहीं होती। ये हमने सीखा भी होगा पहले, मैं फिर भी क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे कंप्लीट जो चार्ज है वो डिवेलप कंप्लीट चार्ज, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने आपको एच बॉन्डिंग सिखाया था, वहां पे पार्शियल चार्ज डिवेलप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट हुई। तो बात क्या है बच्चे, इनआयनिक कंपाउंड्स, इन आयनिक कंपाउंड्स द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक forces hold the ions together, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होल्ड द आयंस टुगेदर इन द क्रिस्टल लैटिस, इन द क्रिस्टल लैटिस and ions are arranged in a definite order, in a definite order। डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं बच्चे, क्योंकि
स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो सॉलिड स्टेट में जाएंगे ये, कि मतलब एक आपका क्या होगा, आपके जो एटम जो आयंस होंगे दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे मैंने क्रिस्टल लैटिस लिखा। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशन स्पेस में, कि थ्री डायमेंशनल स्पेस में आपके एटम्स किस ज्योमेट्री में लगे हैं, है ना, क्या ज्योमेट्री फॉलो की गई है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। जैसे आप सॉलिड स्टेट में आप +2 में पढ़ेंगे, अगर जे एडवांस में करवाऊंगा अभी आपको वो चैप्टर, वैसे वो सीबीएसई का पार्ट नहीं है, वो जे एडवांस में ही आता है आपका जे मीन्स। तो वो चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट्स। वहाँ पे हम ये सिखाते हैं कि आपका कोई भी सॉलिड्स होते हैं तो वहाँ पे क्रिस्टल लैटिस कि आपके एटम्स किस तरीके से वहाँ पे किस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। मतलब एक हेक्सागन में किए गए हैं आपके, या एक क्यूबिक में किए गए हैं, क्यूब के अंदर किए गए हैं, क्यूबिक पैटर्न है, स्केल पैटर्न में किए गए हैं, ठीक है जी। तो वो चीजें होती हैं आपकी, मतलब बॉडी सेंटर्ड होता है, ठीक है, बहुत है। पर लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, इट्स जस्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है जी मेरे बच्चों। तो यहाँ पे ये सब बताने का मेरा एक ही मकसद था, वो ये था कि आयनिक कंपाउंड्स में जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वो आयंस को होल्ड रखते हैं, ठीक है जी, और बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स हैव आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्रिस्टल लैटिस में इतने आसपास लगे हैं होल्ड, जो आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से क्या होता है बच्चे, कई आयनिक कंपाउंड्स तो क्या कर जाते हैं, पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट रीच होने से पहले ही, मतलब वो पहले से ही टूट जाते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, वो पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वहां तक पहुंचता ही नहीं है कई बार, ठीक है बात, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं मैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे यहां पे नाम से समझो, नाम से इंटर आयनिक मतलब जो आयंस के बीच में है, इंटरमॉलिक्यूलर जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होती हैं उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। और इन्हीं का नाम है बच्चे वेंडर वाल फोर्सेस, याद रखें, इन्हीं का नाम है वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। तो मैं क्लियर कर दूं, क्या क्लियर कर दे जी, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होती है उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरी बात ये कि जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं दे आर वीक देन द इंटरआयनिक फोर्सेस, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर forces are weak as compared to that of ionic forces, या आप इंटरआयनिक बोल सकते हैं, याद रखें वो वीक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी। या आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होती है वो कैसी होती है, वो वीकर होती है एज कम्पेयर टू बिटवीन आयंस एंड आयंस। दोबारा बोलता हूँ, आप इसको दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो वीक होती है एज कम्पेयर टू बिटवीन आयंस एंड अनदर आयन, ठीक है जी, बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात ये आती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती है मेरे ख्याल को वैन डर वाल्स फोर्सेज भी कहा जाता है। इसकी टाइप्स कितनी होती है, टाइप्स समझेंगे, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस, टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस,
देखिए टाइप्स क्या होंगे जी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसको पहले नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, पहले बोल रहा हूँ, पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो मैं रफ करने जा रहा हूँ जी इसको, ठीक है। तो टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वैन डेर फोर्सेस। तो देखेगा, पहली होती है बच्चे आपकी कौन सी, डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन कहा जाता है, इसका दूसरा नाम लंडन फोर्सेस भी है। डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, ये वैन डेर वाल्स की टाइप है बच्चे, ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है आपकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। थर्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंपॉर्टेंट है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और वो फोर्थ है बच्चे, ये लास्ट लेक्चर था हमारा इसके ऊपर, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको बताया था, नाम इसका बेशक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये असल में कोई बॉन्ड नहीं है। जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा उसमें मैंने आपको बता दिया था कि क्लियर कट था कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, ये जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी। तो चलो चलते हैं बच्चे आगे, अब इनको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या होती है। तो देखो जरा, पहला है जी डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस। फर्स्ट टाइप है डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस, पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो डिस्पर्शन फोर्सेस लंडन फोर्सेस हैं, ये ऑपरेट कहाँ करती हैं, कैसे कंपाउंड्स में ऑपरेट करती हैं। तो याद रखना नॉन पोलर कंपाउंड्स में। नॉन पोलर मैं समझा चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि नॉन पोलर क्या होता है। नॉन पोलर का मतलब है कि जिसकी डायपोल मूवमेंट जीरो है, जिसकी डायपोल मूवमेंट जीरो है उनको कहा जाता है नॉन पोलर कंपाउंड्स और कैसे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले एक बात रखेंगे, दिस टाइप ऑफ इंटर molecular force exist in non-polar, exist in non-polar molecules, इंपॉर्टेंट है। नॉन पोलर का मतलब था जिसकी डायपोल मूवमेंट जीरो है, बेशक वहां पे हो सकता है कि कोई बॉन्ड जो हो, बॉन्ड पोलर है लेकिन जो नेट डायपोल मूवमेंट है मॉलिक्यूल की वो जीरो है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका था, ठीक है। जो सुनिएगा जरा, तो पहले ही बात मैं क्लियर कट कर देता हूँ मुझे आपसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या था। सबको पता है, जिसको नहीं पता वो समझ ले, और वो मैं लास्ट लेक्चर जाके देख लेगा, उन लेक्चर्स में मैंने पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर के बारे में बहुत अच्छे से बात की होगी। नॉन पोलर क्या होता है, देखिए जो डायपोल मूवमेंट है, नेट डायपोल मूवमेंट इज जीरो, नेट डायपोल मूवमेंट इज जीरो। एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे CH4 है बच्चे, CH4 में जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो हो जाती है। बेशक आपका जो कार्बन है यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हर एक बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट होगी वो जीरो हो जाएगी। एक और वैसे मिथेन तो होता है तो जीरो है, इस पे आप ऐसे ही बोल सकते हैं। ये देखो जरा, जो डायपोल मूवमेंट होता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिक्स
आपको पता वेक्टर्स पढ़े होंगे, तो आपकी जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, CCl4, CCl4 अगेन नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो है, समझ पा रहे हैं? जो रिजल्टेंट आएगा इन तीन का वो कैंसिल आउट होगा विद दी जो अप साइड है आपका। और एग्जाम्पल CO2 ले लो, CO2 नेट डायपोल मोमेंट अगेन जीरो, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। तो जो ये इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें कौन सी फोर्स ऑपरेट करती है, डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस। अभी होता कैसे है इसको समझते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं, थोड़ा ओवरव्यू समझते हैं। वैसे तो उसको समझने में मैकेनिकल जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है वो लगती है, लेकिन हम थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं उसको, ठीक है? तो इजी वे में कैसे समझेंगे, देखिए था ये नोट कर लेना जी, पहले बोल रहा हूँ, नोट कर लेना एक बार। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड आना चाहता हूँ, ठीक है? नोट कर ले बच्चे, पॉज करके नोट कर लेना एक बार। अब देखो नेक्स्ट, मैंने कहा कि नॉन पोलर वो होते हैं जिनमें नेट डायपोल मोमेंट जीरो है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आपकी लंडन फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, ठीक है? जो कंपाउंड होता है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है? अभी होता कैसे है, अब नेट डायपोल मोमेंट जीरो होने का मतलब समझना पहले। तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो होने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है वो कोइंसाइड कर चुके हैं। वो क्या कर चुके हैं? कोइंसाइड। तो मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप कोई एटम ले लें किसी का, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल ले लें, उसमें एटम ले लें कोई भी आप, सपोज करना कि मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवरसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता समझना यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, और क्या होते हैं? प्रोटॉन में ही। वो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब इनमें डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि जो आपका पॉजिटिव क्लाउड है वो नेगेटिव क्लाउड के साथ क्या कर जाता है? कोइंसाइड, ठीक, कोइंसाइड कर जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होते, ठीक है? जैसे मैंने आपको एच बॉन्डिंग में समझाया था कि अगर एच और Cl के बीच में होता है, एच और Cl के बीच में क्या होता है, जब बॉन्ड बनता है तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो ये पोलर है, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हुए हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है वो क्या कर चुके हैं? कोइंसाइड। तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो। पर लेकिन मान लीजिएगा, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या रहते हैं? हमेशा मोशन में रहते हैं। मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास कोई एटम ले रहा हूं, चाहे कोई भी इन जनरल, ये एटम है, इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे इसमें। सपोज करते हैं कि देखो, अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, ऑन एन एवरेज तो क्या होगा? नेट डायपोल मोमेंट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म होगा। समझेगा बात को? यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म। कहने का मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं बच्चे, इसका मतलब ये है। बट लेकिन आप कहीं चेक करेंगे एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, सपोज करना अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रिवॉल्व कर रहे हैं ना अराउंड द न्यूक्लियस, कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस मोशन में। तो कभी ऐसा टाइम तो आएगा ना कि हो सकता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक तरफ रह जाए। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बोल रहा हूं मैं, ऑन एन एवरेज तो यूनिफॉर्म हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, ना पॉजिटिव डेवलप होगा ना नेगेटिव। लेकिन आप चेक करिए, अगर मान लो कोई भी एक इंस्टेंट हुआ टाइम पे, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है ऑर्बिटल्स पे। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो हो किसी टाइम पे एक, वो एक ही तरफ चले गए जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक तरफ चली गई। अब ऐसे इस टाइम पे क्या होगा? इस टाइम पे ये होगा बच्चे कि आपका ये
इस तरफ पार्शियल नेगेटिव डिवेल्प हो जाएगा, इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव। मतलब ये कुछ मोमेंट के लिए, है ना, कुछ मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ये क्या बन गया, टेम्पररी डाइपोल बन गया। ये तो परमानेंट डाइपोल था। जो नॉन पोलर था वो कुछ टाइम के लिए क्या बन गया, टेम्पररी डाइपोल बन गया। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल बना तो ऑब्वियसली ऐसे यहाँ तो काफी सारे मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, एटम पड़े होंगे बहुत सारे तो सैंपल्स में, तो वो भी क्या कर जाएंगे, वो इसको देख पार्शियल पॉजिटिव को देख के पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे, ऐसे किधर मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये टेम्पररी डाइपोल्स डिवेल्प हुए हैं या टेम्पररी जस्ट फॉर द टाइम ऑफ फ्रैक्शंस के लिए हुए हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि मैं कह रहा हूं एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन जीरो है। बट अगर बात करें किसी भी इंस्टेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी चार्ज की, वो हो सकता है किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन गए हो। ठीक है जी, तो जिसकी वजह से आपके जो टेम्पररी डाइपोल्स हैं वो क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो हम ऐसे बात कर लेते हैं, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, समझना बच्चे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, मैंने बताया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपका चार्ज डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मान लो एक तरफ हो गए, नेगेटिव चार्ज इज accumulated on one side, किसी एक साइड, जस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए है चीज, है ना। तो नेगेटिव चार्ज इज accumulated ऑन वन साइड, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो टेम्पररी डाइपोल्स हैं वो फॉर्म होंगे, टेम्पररी डाइपोल्स विल बी फॉर्म्ड, विल बी फॉर्म्ड। समझ आ गया, ये टेम्पररी डाइपोल्स थे आपके, समझ आ रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा और व्यू करके देखें तो मैं आपको थोड़ा सा और व्यू बताऊं कि ये अगर आपका कोई एटम है, मॉलिक्यूल था, यहाँ पे भी तो हो सकता है ना, इसका जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है ना, ये यहाँ पे बनाया है, तो हो सकता है इसका भी पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी शायद यहाँ पे रही होगी, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर मान भी लो होगी ऑब्वियसली है, तो ये जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आएगा, जस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। तो उसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे क्या बनेंगे, टेम्पररी डाइपोल्स क्रिएट होंगे। जब टेम्पररी डाइपोल्स क्रिएट होंगे बच्चे, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगी इनके बीच में, इसी फोर्स को हम बोल रहे हैं लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। अब ऑब्वियसली ये टेम्पररी है तो ये वीक होंगी ऑब्वियसली है, ठीक है, कोई परमानेंट तो है नहीं, तो अगर वीक, ये जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनी है, तो क्या होंगी ये, दे आर वीक फोर्सेस। ठीक है, और इन्हीं की वजह से आपका कोई भी अगर कोई भी कंपाउंड होता है, चाहे वो लिक्विड या कोई भी देखो नॉन पोलर होने की बावजूद भी, देखो नॉन पोलर है, कोई फोर्स तो है नहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में, पर लेकिन कई ऐसे नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे गए हैं जो कि नॉन पोलर होते हुए भी किस फेस पे जाते हैं, लिक्विड फेस में पहुंच जाते हैं, जबकि हम उनको गैसेस फेस में होते हैं, क्योंकि फोर्स नहीं है उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो दे शुड बी ना गैसेस फेस, बट दे प्रेजेंट इन लिक्विड फेस। क्यों होते हैं, ड्यू टू द डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। ये क्या है, ये क्यों होती है, जस्ट फॉर द मोमेंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जो आपके टेम्पररी डाइपोल्स हैं वो डेवलप होते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। डन, नोट कर लीजिएगा बच्चे बात को, इसको टेम्पररी डाइपोल्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, चलो जी, इसी को लंडन फोर्सेस कहा मैंने, नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर लेना मेरे बच्चों। मैं आगे चलता हूं, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके ऊपर, एग्जाम्पल पढ़ते हैं।
फैक्टर्स determining determining the magnitude determining the magnitude of dispersion forces। जो डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करेंगे? सोचो जरा, कौन कौन से करेंगे, क्या लगता है, कोई बता सकता है कि जो लंदन फोर्सेस डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, बताओ। पहला होगा, इसको हम बोलते हैं वर्ड, जो मैंने आपको कहा है ना कि कितनी जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही अपनी तरफ खींचेगा, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी समझना। पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये है कि जो आपका कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितने अच्छे से डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट करने का मतलब अपनी तरफ खींचता है। तो डिस्टॉर्ट होगा तो क्या होगा, डाइपोल्स डिवेल्प होंगे, इजिली डिवेल्प होंगे। अगर इजिली डिवेल्प होंगे तो वो कुछ ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए बनेंगे। तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस का वो ज़्यादा होगा। समझ आ गया? तो पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजेबिलिटी? टेंडेंसी 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 ऑफ कटायन बोल सकते हैं आप, ऑब्वियसली है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन जनरल हम ये बोलते हैं, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ कटायन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन, अब ये बात किस पे डिपेंड करेगी? अब देखो, क्लाउड जितना ज्यादा, जो भी अनायन है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी भी एटम का ले लो, अगर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है किसी भी एटम का, वो क्या होगा, वो पहले से ही डिस्टॉर्ट है। या फिर ये मान लो कि आपका जैसे लार्जर साइज है, साइज क्या है, बहुत लार्ज है, किसका, एटम का। तो क्या होगा, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी लूजली हेल्ड टू द न्यूक्लियस। दोबारा समझना, मैंने कहा अगर साइज लार्ज है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी लूजली हेल्ड टू द न्यूक्लियस। अगर लूजली हेल्ड है तो क्या होगा, जो कटायन है वो क्या कर सकता है, उसको, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ पुल कर सकता है, आसानी से पुल कर लेगा। अगर आसानी से पुल कर लेगा बच्चे तो उसको डिस्टोर्ट कर देगा इजिली। तो इसी को हम पोलराइजेबिलिटी बोल रहे हैं। डन? तो चलो, तो मैं यहां पे लिखता हूं मॉलिक्यूलर साइज लार्ज है। एक किसमें पढ़ते हैं हम, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। मॉलिक्यूलर साइज अगर लार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस तो अगर वो न्यूक्लियस लूजली हेल्ड होंगे तो उनको डिस्टॉर्ट करना भी इजी हो जाएगा। तो हेंस वो क्या होगा, कैन बी डिस्टॉर्टेड इजिली। ये समझना, ऐसे बोलता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी डिस्टॉर्टेड इजिली। ठीक है जी, तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है आपकी। समझ आ गई बच्चे, मेरे बच्चे? चले आगे। आगे चलते हैं। आपको क्लियर कट हुआ होगा यहाँ पे जो मैंने कहा है आपको।
तो सीधा सीधा याद रखिए, ग्रेटर दी पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको इजिली डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ग्रेटर दी पोलराइजेबिलिटी तो क्या होगा, इजिली अ मोमेंट्री और यू कैन से टेम्पररी, मोमेंट्री का मतलब टेम्पररी भी बोल सकते हैं, इजिली अ मोमेंट, टेम्पररी लिख दो चाहे, इजिली टेम्पररी डाइपोल्स विल बी फॉर्म्ड, इजिली फॉर्म्ड होंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी आपकी, या लंडन फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। सीधा सा याद रखना मेरे बच्चे, कंसेप्ट क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देता हूं। मैं कहता हूं फ्लोरीन, फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं आपको कहूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन में से सबसे इजिली पोलराइज कौन हो सकता है, सबसे इजिली, तो आप चेक करेंगे कि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है। अगर साइज ज्यादा है तो क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल बी लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस, तो जो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको डिस्टॉर्ट करना सबसे इजी होगा। ठीक है जी, तो याद रखना, इसको हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। रीजन बीइंग because iodine is larger in size, so its electron cloud can be easily distorted। ठीक है जी, अब बात आते हैं कि इनका जो मॉलिक्यूल बनेगा, उसी मॉलिक्यूल्स के बीच में बात करें तो डिस्पर्शन फोर्सेस, तो मॉलिक्यूल कैसे, ये तो एटम है ना, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे जी, मॉलिक्यूल होगा F2 Cl2 Br2 एंड I2, यही होगा। तो यहां से चेक करो कि अब एक आयोडीन और दूसरा आयोडीन है, यही है, तो हमें पता है कि पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें है, पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, कौन सबसे जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा, I2 डिस्टॉर्ट हो जाएगा भाई, तो इसका मतलब I2 में जो लंडन फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्गर होंगी एज कंपेयर टू Br2 Cl2 एंड F2, तो ऑर्डर जो होगा वो ये आ जाएगा। कहा गया किस चीज का ऑर्डर लिखा है आपने, आप ये भी देखो, वहां पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस। ऐसे क्या करेगा, आपकी जो लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड वो होगा वो इंक्रीज करेगा। दूसरा पूछने का तरीका ये है बॉइलिंग पॉइंट की टर्म में। देखो मैंने आपको बताया था जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे, पहली बात बहुत ध्यान से सुनना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये दूसरी बल्क प्रॉपर्टी भी है। बॉइलिंग पॉइंट किसी एक मॉलिक्यूल का नहीं होता। कभी भी बॉइलिंग पॉइंट की बात आए या मेल्टिंग पॉइंट की बात आए तो आपको क्या याद रखना है, आपने एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच में चेक करना है इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है या वीकर है। दोबारा बोल दो, अगर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करनी है तो आपने एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्स है वो कितनी स्ट्रांगली अटैच है एक दूसरे के साथ। अगर स्ट्रांगली है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई है, अगर दे आर वीकली अटैच्ड तो बॉइलिंग पॉइंट लो है। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, तो मॉलिक्यूल मैंने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली एक I2 का एक मॉलिक्यूल होगा, एक दूसरा I2 का मॉलिक्यूल होगा, तो आपस में जब जुड़ेंगे इनके बीच की फोर्सेस की बात करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ जी आयोडीन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड कैसा है, ये बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे।
जो बिगेस्ट मिस्टेक होती है जब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो ये चेक कर लेते हैं कि जो बॉन्ड बने बिटवीन द एटम्स, बिटवीन एटम्स नहीं चेक करना बॉन्ड, आपने ये चेक करना है कि इंटरमोलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या होंगी। समझ आ रहा है? सबसे अच्छे ये आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस, ये नहीं बॉन्ड मत चेक कर लेना कि एटम और एटम के बीच में बॉन्ड कैसा बने। ठीक है, उस हिसाब से देखिए तो आंसर गलत आने वाला है मेरे ख्याल से आपका। ठीक है, अगर केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पड़ी है तो ये आपके क्या हुए, मॉलिक्यूल्स हुए। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और यू कैन से ऑर्डर ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस। याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम्पल। ठीक है जी, एग्जाम्पल और देता हूं, चलो देखते हैं आप कितना कर पाएंगे। कंसेप्ट याद रखना है, बिल्कुल कंसेप्ट शॉर्टकट में याद रखना है, कोई रॉन्ग कट नहीं, शॉर्टकट सीधा। ठीक है, वो समझाने का तरीका था मेरा ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। शॉर्टकट सीधा है, क्या है कि आपने चेक करना है क्या, साइज, साइज ज्यादा वो इजिली पोलराइज होगा और डिस्पर्शन फोर्सेस आपके स्ट्रॉन्गर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट इजिली हो जाएगा बच्चे। ठीक है, एक एग्जांपल और आते हैं, अब मान लो कि आपके नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस कभी मॉलिक्यूल नहीं, वो एटम ही बनाती है, सबको पता है, मॉलिक्यूल को बनाते नहीं वो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, मेरे ख्याल से यही है। अगर मैं आपको पूछूं इनमें बताओ जरा, इनका बॉइलिंग पॉइंट बता दो। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, डिस्पर्शन फोर्सेस, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्गर डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो क्या कहते हैं, अगेन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इजिली डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इजिली डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली है बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर रहा होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां से हमें एक चीज और मिलती है, एक चीज और सीखने को मिलती है कि जो लंदन फोर्सेस या आपकी कौन है डिस्पर्शन फोर्सेस, सुनना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो मैग्नीट्यूड है डिस्पर्शन फोर्सेस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा। आप इन दोनों एग्जांपल से मुझे बता सकते हो, एक बार जल्दी बताओ। एक तो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर मास के। ये बात कभी मत भूलना। वैसे ही जनरल मैं बता दूं, जितनी भी वेंडर फोर्सेस हम करने जाएंगे दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडर फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेस। तो मॉलिक्यूलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, मॉलिक्यूलर मास। इंपॉर्टेंट है जी, याद रखेंगे बात। ठीक है, चलो जी। और देखिए मॉलिक्यूलर साइज दिख रहा है हमें, आप ये भी बात कर सकते हैं मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं इसको शॉर्टकट में कि मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा तो डिस्पर्शन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गर, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा डिस्पर्शन फोर्सेस अगेन स्ट्रॉन्गर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल ज़्यादा तो अगेन डिस्पर्शन फोर्सेस आर आल्सो स्ट्रॉन्गर। ठीक है, शॉर्टकट सीधा याद कर सकते हैं, ये शॉर्टकट बनाया जी हमने उसके लिए। चलो जी आगे चलते हैं। और ये सब नॉन पोलर थे मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये सब नॉन पोलर थे, कोई पोलर नहीं थे। तो यार डिस्पर्शन के पहले ही बताया था मैंने, लंदन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और यूनिक एज नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट इसको नोट कर लो बच्चे, पॉज करके नोट कर लेना एक बार।
अब सेकंड टाइप पे चलते हैं बच्चे। हमारा सेकंड टाइप क्या है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सेकंड टाइप डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब क्या है? ये कहाँ पे ऑपरेट करते हैं पहले? तो याद रखना, अगर एक जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? पोलर है। और दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन पोलर। एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कहा गया, जरा दिखाएंगे, जरा बताएं हम। तो सीधी सी बात है बच्चे, अगर एक पोलर मॉलिक्यूल है, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, पोलर होने का मतलब क्या है? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव डिवेलप होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप हुए एंड्स पे। कोई पोलर HCl वगैरह कोई भी मॉलिक्यूल है, आपका HCl हुआ, H2O कोई भी है, पोलर होगा। दूसरा एक नॉन पोलर है। दूसरा कैसा है? नॉन पोलर। हमें पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल सभी पढ़कर आए हैं, उनमें कोई परमानेंट डाइपोल नहीं होता। उनका जो पॉजिटिव क्लाउड होता है वो नेगेटिव क्लाउड के साथ क्या होता है? कोइंसाइड। तो कोई परमानेंट चार्ज डेवलप नहीं हुए। जब ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर। जब एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के क्लोज आएगा तो क्या होगा बच्चे? देखो जरा, ये जो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा? अब हम खींचेंगे तो परमानेंट है ना, ये तो डिस्टॉर्ट नहीं, इसको डिस्टॉर्ट कर देगा। तो वो क्या करेगा? इसको भी एक डाइपोल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब डाइपोल को इंड्यूस कर देगा। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या किया? चार्जेस इंड्यूस कर दिए, मतलब वो भी डाइपोल बना दिया उसको। ठीक है जी, तो याद रखेंगे, ये क्या हुआ बच्चे? इंड्यूस्ड डाइपोल। ये हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये कैसा है? तो पहले से ही डाइपोल था। समझ में आ गया? याद रखेंगे, बस इतनी सी बात याद रखेंगे इसमें। ठीक है, और ऑब्वियसली है, जो ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस होंगी, दे आर स्ट्रॉन्गर देन द डिस्पर्शन फोर्सेस, और यू कैन से लंडन फोर्सेस। डन। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। थर्ड पार्ट, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, देखो नाम से ही याद कर लेना है, जो इनका नाम है वही इसका काम हो गया। यहाँ पे क्या था? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, मतलब एक डाइपोल था, दूसरे में इंड्यूस किया गया है तो उसी को नॉन पोलर रहा होगा। यहाँ पे क्या है? डाइपोल डाइपोल, मतलब दोनों पोलर है। ठीक है जी, तो याद रखेंगे, एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है वो HCl। अब HCl के मॉलिक्यूल कैसे लगे होते हैं सबको पता है जी। एक ऐसा होता है एटम, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। दूसरा भी मॉलिक्यूल ऐसे लगा होगा, ये मॉलिक्यूल्स होंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे लगे होंगे ना। एक दूसरे को अलाइन, वो इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं एक दूसरे को, ताकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ है ना। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि रिपेल नहीं होते, मतलब कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, तो वो रिपेल करेंगे दूसरे को। पर लेकिन जो नेट इफेक्ट देखा जाता है, नेट इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहेगी, वो रिपल्शन नहीं बनने वाली। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन सच अ वे द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल एग्जिस्ट बिटवीन देम। मतलब इस तरीके से वो एक दूसरे को अलाइन करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, समझ आ गया? तो डाइपोल अलाइंड, डाइपोल्स अलाइंड
themselves aligned uh, themselves to produce attractive forces। ठीक है, जो नेट फोर्स होगी बच्चे वो अट्रैक्टिव ही रहेगी, वो इस तरह से अलाइन होते हैं डायपोल्स आपके किसी भी सैंपल के अंदर। आगे चलते हैं। अब एक बात तो क्लियर कट है कि जो डायपोल फोर्सेस रही होंगी, अगर जो हमने पहले फोर्सेस पढ़ी हैं, जो मेन फोर्सेस कौन कौन सी पढ़ी है हमने, आयनिक फोर्स पढ़ी है ना, आयनिक फोर्सेस पढ़ी है और पढ़ी है डिस्पर्शन फोर्सेस। तो जो आपकी डायपोल डायपोल फोर्सेस आप खुद बताओ, ये स्ट्रॉन्गर होगी या वीक होगी आपकी लंदन फोर्सेस से? तो ऑब्वियसली है भाई, ये स्ट्रॉन्गर रही होगी लंदन फोर्सेस से। क्यों? क्योंकि परमानेंट डायपोल है, वहां पे टेम्पररी डायपोल थे, वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए थे, जबकि तो परमानेंट है। ठीक है, तो याद रखेंगे, रीजन मैंने आपको बता दिया। डायपोल डायपोल फोर्सेस आर stronger than dispersion और लंदन फोर्सेस। ठीक है जी। पर एक बात और, ये वीक रही होगी किससे? जो आयनिक फोर्सेस थी बच्चे, जो आयनिक कंपाउंड्स में आती है, उनसे तो वीक रही होंगी ना ये, बट वीकर देन इंटरआयनिक फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्गर किससे हैं? लंदन डिस्पर्शन से, और वीकर किससे होंगी? आपकी इंटरआयनिक फोर्सेस। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। तो ऑब्वियसली है, जो डायपोल फोर्सेस रही होंगी, अगेन वो भी किन पे डिपेंड करता होगा मैग्नीट्यूड इनका? डायपोल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रही होंगी, आपके सामने है। मॉलिक्यूलर मास तो रही होंगी, जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतना ही डायपोल फोर्सेस ज़्यादा रही होंगी आपकी, और मॉलिक्यूलर साइज अगेन। ठीक है, बात याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर साइज and also directly proportional to the molecular mass and directly proportional to the, इंपॉर्टेंट बात है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है कि डायपोल मूवमेंट कितनी ज्यादा, अगर डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगी तो डायपोल फोर्सेस भी स्ट्रॉन्गर बनेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल कितना पोलर है आपका। मैं मॉलिक्यूल क्या है, बॉन्ड नहीं कहा, याद रखना। एज अ मॉलिक्यूल एज अ होल उसकी बात कर रहा हूँ कि वो उसकी कितनी पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी का मतलब डायपोल मूवमेंट कितनी ज्यादा है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है आप लोगों ने, है ना। चलो जी आगे चलते हैं, मैं भी करवाऊंगा कभी टाइम आने पे। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। ये सब चीज़ें यूज़ होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कहीं वहाँ पे क्वेश्चन आए, मैं क्वेश्चन करवाऊँ और मैं आपको बता दूँ ये तो डायपोल आपके सर के ऊपर से जाएगी, सब पता नहीं क्या डायपोल बोल दिया आपने, डायपोल फोर्सेस कौन सी होगी, मैं बोलूँ वैंडरवाल फोर्सेस, तो आप सर क्या बोली जा रही है आप, है ना, आप तो ऐसा कहोगे ना मुझे। तो वो पहले मैं क्लियर कट करना चाहता हूँ कि आपको बेसिक्स क्लियर हों बच्चे आपके। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होंगे तो जो बड़े बड़े कंसेप्ट आएंगे सब आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। तो याद रखना, जिस ऑर्डर में मैं करवा रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपने करना है, हर एक लेक्चर को पीछे से देखना है, कोई लेक्चर मिस ना हो। ठीक है, ये नहीं कि छलांग मार दिया अगले नेक्स्ट लेक्चर पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेक्चर को समझना है, पहले कंसेप्ट समझने हैं कि कंसेप्ट क्या समझा रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल तो आपको इसमें समझ में आया होगा, जो एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था। जैसे एग्जाम्पल था, हमने पहले I2 का लिया था। अब देखो HI का ले लेते हैं, तो HI तो पोलर है जी, परमानेंट डाइपोल है ये, है ना। चाहे HCl का ले लो आप, मैं HCl का लेता हूँ यहाँ पे, HCl का लेते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा और ये पॉजिटिव होगा।
परमानेंट डाइपोल है। लेकिन Cl2 का ऑन अदर साइड अगर आप Cl2 लेते हैं तो Cl2 मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर होता है ना, ये नॉन पोलर होता है और ये पोलर होता है बच्चे। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली HCl जो मॉलिक्यूल है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू Cl2, ये बात भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, यहाँ पे लंडन फोर्सेस ऑपरेट करेंगे। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ टाइप ऑफ आपकी वेंडुलर फोर्स। कई बार ये बोलते हैं कि जो आपकी वेंडुलर फोर्सेस है ना, वो जो मैंने आपको 3 टाइप की बताई है यही है। जो फोर्थ टाइप की है वो एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड भी, वैसे कई किताबें लिखती है इस बात को, लेकिन मैं नहीं मानता, ये वेंडुलर फोर्सेस में ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। इसको हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मैंने सिखाया हुआ है सबको, जो मेरा लास्ट लेक्चर है, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है वो सुनकर आ जाना कि एच बॉन्ड क्या होता है, एच बॉन्डिंग बहुत अच्छे से क्लियर की है मैंने, ठीक है। तो फोर्थ टाइप फोर्स क्या होती है, एच बॉन्ड, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये कोई बॉन्ड नहीं होता, नाम है एच बॉन्डिंग है, एच बॉन्ड होता है, बट इट जस्ट अ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और एक बात और बताओ, जितनी भी अब तक हमने पढ़ी है बच्चे फोर्सेस, जो भी हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी है या वेंडुलर फोर्स पढ़ी है, दे ऑल आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, ये बात, दे आर ऑल आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, इस बात को नोट में लिखना चाहिए साइड पे। जो वेंडुलर फोर्सेस होती हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, मतलब इलेक्ट्रिकल, मतलब चार्जेस डिवेल्प हुए वहाँ पे, चाहे टेम्पररी हुए चाहे परमानेंट हुए, उनकी वजह से हुए हैं, ठीक है जी। तो एच बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था जी, एच बॉन्ड क्या होता है, जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल attraction between the H atom, between the H atom and the highly electronegative and the highly electronegative atom। कौन कौन से एटम थे आपको याद होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में। जब भी जो हाइड्रोजन है अगर वो क्या होता है, बॉन्डेड टू दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, whenever hydrogen atom is bonded to the highly electronegative element, वो कौन है, ये वाले, कभी भी इनसे अगर वो बॉन्डेड है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो क्या होता है कि आपका H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है बिटवीन वन मॉलिक्यूल एंड द अदर मॉलिक्यूल, समझ आई, एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट like this, very strong dipole dipole attraction between the H atom and the highly electronegative एटम, फ्लोरीन कॉमा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पे क्लोरीन नहीं होगा, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका क्लोरीन क्यों नहीं होता, ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, इसके बारे में बहुत चीज़ समझा रखे हैं, वैसे आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं मेरा एच बॉन्डिंग, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो एच बॉन्ड है, और ये बताओ कि सर जितनी भी हमने फोर्सेस पढ़ी हैं अब तक, फोर्सेस पढ़ी हैं मेनली कौन सी पढ़ी है अभी, वैसे आयनिक फोर्स भी पढ़ी है, आपकी लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो उनके कंपैरिजन में जो ये एच बॉन्ड जो भी आप ये बोल रहे हैं एक बंडल ऑफ फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गर है कि वीक है, तो याद रखना ये स्ट्रॉन्गर है उन सबसे, आयनिक से नहीं होगी, ये बात क्लियर कट है, क्योंकि आयनिक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी है नेचर में, बट लेकिन वो क्या है, वो तो आपके कंप्लीट डिवेल्प हुए चार्जेस, यहाँ पे पार्शियल डिवेल्प होते हैं, ठीक है जी। तो जो एच बॉन्डिंग होते हैं बच्चे, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इट इज स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड फ्रॉम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड आल्सो फ्रॉम द लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है ये, याद रखना।
स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्सेस। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्गर है बच्चे, पहले ही बोल रहा हूँ। एक चीज और आती है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए, तो आयनिक बॉन्ड था वो तो एक तरह का आयनिक बॉन्ड हो गया, जो हमने पढ़ी थी आयनिक आयनिक इंटरेक्शन, इंटर आयनिक, तो बॉन्ड हो गया तरह का। अगर बात की जाए कि एच बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्सेस आप बोल रहे हैं, कई बार ये भी है कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है कि नहीं है एच बॉन्डिंग, तो कहा गया नहीं। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था, यहाँ पे भी क्लियर कर रहा हूँ। जो एच बॉन्ड होता है या एच बॉन्डिंग जो भी है आपकी फोर्स जिसको बोल रहे हैं, ये मुझे स्ट्रॉन्गर नहीं है कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द एच बॉन्ड, ठीक है जी। और मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, बताया था मैंने ये आपको, ठीक है। एच बॉन्डिंग is weaker than ordinary covalent bond। याद रखना, जरूरत पड़ेगी हमें कभी ना कभी इसकी। चलो आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था एच बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होती है, बहुत एग्जांपल दिए थे आपको। वाटर का दिया था H2O का, अमोनिया का दिया था, एल्कोहल्स का दिया था, याद है आपको? सबके याद होंगे, जिनको याद नहीं है वो पहले लास्ट लेक्चर देखकर जरूर आए मेरे बच्चे। जो मैं प्रीवियस लेक्चर उसको सुनकर आए, अच्छे से पढ़कर आए, समझ कर आए, तो ज़्यादा यहाँ पे आपको अच्छे समझ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ आप। मान लो मेरे पास कोई 3 कंपाउंड है, वो कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बताइएगा जरा इनका। सपोज करो मेरे पास पहला है CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल हो गया जी आपका एक। सबको आईपीसी नेम नॉमेनक्लेचर करवाया मैंने पहले, वो इसलिए करवाया था कि सबको पता हो कि नाम क्या होगा इसका, इथाइल अल्कोहल। क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। एक लिखते हैं CH3OCH3, क्या है ये? इसे डाई मिथाइल ईथर है ये, ROR। एक ले लेते हैं जी आपका CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन, दिस इज इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है जी ये, इथाइल अल्कोहल। दिस इज डाई मिथाइल ईथर एंड दिस वन इज प्रोपेन। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझिएगा सर। तो कहा गया, देखिए बॉइलिंग पॉइंट, अगेन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। अब कैसे अप्लाई करें वो देखो। हमें पता है अल्कोहल में क्या होता है, देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन, तो इसमें एच बॉन्डिंग होगी। एच बॉन्डिंग प्रेजेंट कैसे कहा गया? इसको मैं आर, मैंने आपको दिखाया भी था वहां पे, इसको आर मान लो, कार्बन चेन, ठीक है। इसमें एच बॉन्डिंग कैसे होती है? जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होता है, मतलब ये है O, यहाँ पे H मान लो ऐसे, दिस इज R, ROH हो गया, ROH, ठीक है जी। मैं ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो एच बॉन्डिंग नेक्स्ट से H यहाँ पे होगा, O यहाँ पे, R यहाँ पे, नेक्स्ट H यहाँ पे, O यहाँ पे, R यहाँ पे, ये एच बॉन्ड बन रहे हैं। ये जो डॉटेड है ये एच बॉन्ड्स, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है आपका, तो एच बॉन्ड आ गया इनके बीच में। जबकि ये जो आपका ROR है बच्चे, इसमें कोई एच बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इज विद कार्बन। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि हाइड्रोजन किसके साथ होनी चाहिए? इट शुड बी डायरेक्टली अटैच्ड टू दी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इधर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ पे तो नहीं है ना, तो ईथर में एच बॉन्डिंग नहीं होती, नो एच बॉन्डिंग, नो एच बॉन्डिंग। तो कहा गया फिर बताओ फोर्सेस कौन सी होंगी इसमें? तो कहा गया देख लो जरा, ROR है
आर ओ आर ऐसे, इस पे दो लोन पे होंगे। कार्बन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस है तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, अगेन पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल होगा होगा मतलब इसमें क्या होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। समझ आ गई बात। प्रोपेन, भाई ये तो नॉन पोलर है सीधा ही, नॉन पोलर सबको दिख रहा है क्योंकि कार्बन है, हाइड्रोजन है, अटैच्ड है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं, दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर तो कौन सी फोर्सेस है, डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस है ना, डिस्पर्शन यू कैन से लंडन फोर्सेस। तो सबको पता है कि एच बॉन्ड जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, इसका, और फिर इसका होगा, और सबसे लीस्ट होगा इसका, आपकी पेंटेन का। तो इन जनरल एक बात याद रखना कि जो एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है इज हायर देन दी ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सेम मोलिकुलर मास। इनका मोलिकुलर मास ऑलमोस्ट सेम है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना मेरे बच्चे बात। इन जनरल तो आपको यहाँ से मैंने बता दिया कि कैसे कंपेयर करना है चीजों को, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन जनरल लिख लेना बच्चा। इन जनरल क्या है, एल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ethers and hydrocarbons of same molecular mass। molecular mass थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हमें पता है अगर molecular mass इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो सकता है, ठीक है जी, बात याद रखेंगे। तो डन है। तो एल्कोहल्स देन ईथर, तो इन जनरल इसको ऐसे कर सकते हैं, एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ईथर से ज़्यादा, वो ईथर का हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा, ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब तक मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है। चलो और करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको चीज़ और लिखवा देता हूँ। कोई चीज़ कभी बच्चे भूल जाते कई बार, नोट कर लीजिएगा। जो आयनिक फोर्सेस होती है, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गर होता है जी। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द कोवलेंट बॉन्ड। रीजन सबको पता है, आयनिक बॉन्ड में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं वो कंप्लीटली डेवलप होते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है कंबाइनिंग एटम में या जॉइन जॉइन जो भी आपके एटम ज्वाइन हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे लेकिन पार्शियल होंगे, वो कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। देन आपको पता चल रहा है कौन सा है जी, आयन डाइपोल। आयन डाइपोल, आयन डाइपोल का मतलब समझ रहे हैं, एक आयन है जैसे Na पॉजिटिव और एक दूसरा डाइपोल है जैसे HCl हुआ, मतलब ये आयन होगा, ये क्या होगा, आपका कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होगा, जैसे एक Na पॉजिटिव में और या HCl में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली आपका चाहिए था H बॉन्ड, ठीक है, H बॉन्ड देन डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और लास्ट में क्या आएगा मेरे बच्चे, लंदन और डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है जी। लास्ट में आएगा
लंडन ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस। चलो जी बढ़िया। ये पहला पॉइंट याद है नोट का। एक पॉइंट और होता है बच्चे, एक कुछ फैक्टर और भी हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का होता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक चीज, एक फैक्टर और है जो डिसाइड करता है, वो है कॉम्पैक्टनेस। कि मॉलिक्यूल जो है आपके किसी भी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ, तो वो कॉम्पैक्टनेस हुई या रिजिडिटी बोल दो आप उसको। तो ये भी पॉइंट याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट, melting point of organic compounds, of organic compounds also depends upon the compactness and rigidity of molecules। इंपॉर्टेंट याद रखना मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। एक इम्पोर्ट, चलो वो एग्जांपल के साथ ही समझाऊंगा, एक चीज और समझानी है, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अब एग्जांपल इसके ऊपर ले लेते एग्जांपल, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मान लो मेरे पास ये है बच्चे, ये सब मैं बेंजीन सब पढ़ा चुका हूँ, अरोमेटिक कंपाउंड्स। मान लो क्लोरीन यहाँ लगे, एक क्लोरीन यहाँ लगे, तो नेक्स्ट एक क्लोरीन हम यहाँ लगा देते हैं। दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा। नामकरण क्या है इनका? दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये इनका आईपीसी नेम होगा। कोई पूछे आपसे इनका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप चेक करने, मैंने क्या कहा, मेल्टिंग पॉइंट के लिए चेक करने की कॉम्पैक्टनेस या रिजिडिटी। बॉइलिंग पॉइंट के लिए चेक करने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वह बोल रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट पे चेक करना कॉम्पैक्टनेस, कितना कॉम्पैक्ट है आपके मॉलिक्यूल्स। तो वो कैसे आप कहेंगे सर, वो कैसे कैसे पता चलेगा हमें कॉम्पैक्टनेस? सिमेट्रिकल, ये चेक करेंगे सिमेट्रिकल कौन है। जो ज्यादा सिमेट्रिकल होता है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, कॉम्पैक्टनेस ज्यादा है। जो मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, विल बी मोर सिमेट्रिकल। जो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस। अगर क्लोजली पैक्ड है मतलब एटम जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो पास पास हैं, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है, सबको दिख रहा है, जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इट इज मोर सिमेट्रिकल and therefore its molecules are more closely packed in the crystal lattice and hence it has higher melting point than ortho diachlorobenzene। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आया मेरे ख्याल से आपको? मैं लिख देता हूँ इस बात को। देखो जरा, एग्जाम्पल लिया था हमने, p डाइक्लोरोबेंजीन has higher melting point than ortho dichlorobenzene because it is more symmetrical therefore its molecules are closely packed in the crystal lattice, closely packed होंगे crystal lattice में,
तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहा होगा। ठीक है जी, एग्जाम्पल याद रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक और। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मान लो मेरे पास एक ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या होती है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये बची ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, और एक मान लेते हैं हमारे पास है कोई, चलो अल्कोहल मान लेते हैं, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या प्रोपाइल मान लो, 1 2 3 OH OH ज़्यादा है, तो CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल, और एक है मुझे वाटर, H2O। यहाँ पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दिस इज वन इथाइल अल्कोहल एंड दिस वन इज वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा ये बताओ जरा, सोचो जरा, देखते हैं हम कहाँ तक सोच पाते हैं। ये वही बता सकता है क्वेश्चन जिसने मेरा लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, एच बॉन्डिंग सुना हुआ है, बताओ जरा। किसका ज्यादा होगा भाई, आपको देखना पड़ेगा। देखो आपके साथ एच बॉन्डिंग सब में होगी, क्यों एच बॉन्डिंग सब में क्यों होगी, जो हाइड्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एच बॉन्डिंग तो सब में है। जैसे एच बॉन्डिंग ज्यादा किसमें है, किसमें लार्जर एक्सटेंट तक है। देखो यहाँ पे क्या है, ग्लिसरॉल में क्या है, 3 OH है, 3 OH है, 3 OH पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, तो एच बॉन्डिंग भी ज्यादा होगी, एच बॉन्डिंग भी ज्यादा रही होगी। इथाइल अल्कोहल, इसको आर कहा था मैंने, आर पढ़ लिया करो, कार्बन चेन। इसमें आर एच बॉन्डिंग दिखाई थी मैंने कैसी थी, याद है आपको, लिखा एच यहाँ पे, ओ यहाँ पे, आर यहाँ पे, ऐसे लाइक दिस, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से, ऐसे जा रही थी एच बॉन्डिंग आपकी। ठीक है, ये फर्दर आपकी कंटिन्यूड रहेगी। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल अटैच है यहाँ पे, यहाँ पे तो बहुत सारे होंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर OH ही बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के साथ बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल में क्या है, 1 मॉलिक्यूल इज अटैच टू दी अदर 2 मॉलिक्यूल्स ओनली। अब वाटर में चेक करते हैं, तो वाटर में मैंने आपको सिखाया था वाटर में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल को किसने पकड़ा था, अनदर 4 मॉलिक्यूल्स ने, याद है, तो एच बॉन्डिंग ज्यादा थी उसमें, याद है कि नहीं है आपको। वाटर में एच बॉन्डिंग कैसी थी मेरे बच्चों, मैंने बताया था आपको, ये OH लाइक दिस, लाइक दिस, कुछ ऐसा था। और आपको याद होगा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 4 मॉलिक्यूल से पकड़ा हुआ है, मतलब उसके साथ एच बॉन्डिंग है, तो आपको कट हो चुका होगा कि एच बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में, ग्लिसरॉल में, देन वाटर में, और देन इथाइल अल्कोहल में। डन है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहा होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसका होगा, ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल, देन वाटर, एंड देन इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। रीजन बिंग सिंपल है, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है वाटर में, और उससे भी ज्यादा किसमें है, ग्लिसरॉल में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 OH है, पर मॉलिक्यूल 3 OH है, तो ऑब्वियसली एच बॉन्डिंग भी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है,
और इथाइल क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा बहुत ज़्यादा, है ना, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वहाँ पे दिखाने की जरूरत दिख ही रहा है हमें कि कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें एच बॉन्डिंग ज़्यादा है। अगर लार्जर एक्सटेंट है एच बॉन्डिंग तो ऑब्वियसली है उनका बॉन्डिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहा होगा। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास चेक करो, मॉलिक्यूलर मास H2O का बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल। कभी ये सोचो कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा तो वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, ये केस यहाँ पे नहीं होता। अगर सब में एच बॉन्डिंग है तो आप चेक करिए एच बॉन्डिंग ज़्यादा किस में है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, समझा दिया मैंने। पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, पॉज कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास एल्डिहाइड्स है। एल्डिहाइड सबको पता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, कीटोन आर ओ एच, एल्कोहल। मैं ये कहता हूं मुझे बताओ कि एल्डिहाइड, कीटोन और आपका अल्कोहल में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, बताओ फिर। तो आप देखेंगे सबसे एच बॉन्डिंग आपको ही देखना है कि इंटरमोलर फोर्सेस कौन कौन सी है। ऑक्सीजन अटैच टू द एच, एच बॉन्डिंग होगी, कोई एच बॉन्डिंग नहीं, कोई एच बॉन्डिंग नहीं, तो इनमें कौन सा होगा कि क्या ये पोलर है, ये चेक करना है हमेशा। तो पोलर हैं जी, ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो पार्शियल नेगेटिव इट्स पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इट्स पोलर, पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर तो ये भी है पर इसमें है क्या, एच बॉन्डिंग है, ये फर्दर एच बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो पोलर है तो कौन सी फोर्सेस है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और यहां पे भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और यहां पे तो एच बॉन्डिंग नहीं है। तो आपको कलेक्टेड टोके का बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, एल्कोहल का। और फिर इन दोनों में आप ऐसा इन दोनों में बताओ, इन दोनों में से कीटोन का थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स। ठीक है, इसका रीजन मैं यहाँ पे बता देता हूँ लेकिन समझ आपको तब आएगा जब मैं आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा, रेजोनेंस जब समझेंगे उस टाइम पे आपके कुछ इंडक्टिव इफेक्ट आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आती है, वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बस मैं आपको बता देता हूँ एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, देन कीटोन आती है, देन एल्डिहाइड्स। ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, पहले बोल रहा हूँ, ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और जो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और देखो दोनों पोलर हैं, आप थोड़ा सा दिमाग से कंसेप्ट सोचो, है ना, कंसेप्ट लगाओ, लॉजिक है, दोनों पोलर हैं। मैं बोल रहा हूँ कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा इसलिए होता होगा तो इसका मतलब इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या रही होंगी, स्ट्रॉन्गर रही होंगी। तो आप सोचते हैं कि स्ट्रॉन्गर क्यों रही होंगी, भाई स्ट्रॉन्गर इसलिए रही होंगी क्योंकि जो ये बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी ज़्यादा रही होगी। मैंने बताया था आपको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डिपेंड करती है ऑन द पोलैरिटी, मतलब दिस सी डबल बॉन्ड ओ इज मोर पोलर एज कंपेयर टू दिस सी डबल बॉन्ड ओ। कीटोन में जो सी डबल बॉन्ड होता है वो ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू दैट इन एल्डिहाइड्स। कहा गया क्यों होता है जी, यहां पे दो कार्बन चेन, यहां पे सिर्फ एक कार्बन चेन। ये क्या करता है मेरे बच्चे, जो कार्बन चेन होती है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, मतलब इस तरफ करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ होते हैं ना, इट विल बी मोर पोलर, ये मोर पोलर हो जाता है। तो ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को, कंसेप्ट समझिएगा जरा। कंसेप्ट क्या था, दोनों में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, लेकिन डाइपोल फोर्सेस ज्यादा किस में होंगी, कीटोन में। क्यों कीटोन में, क्योंकि जो सी डबल बॉन्ड ओ है
it is more polar. In ketone have slightly higher boiling point than that of corresponding aldehydes. ये corresponding का मतलब है कि molecular mass same रहेगा almost. Ketone have slightly higher boiling point than that of corresponding aldehydes because C double bond O in ketones is more polar due to presence of two alkyl groups which increase the electron density through their इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखेंगे इसको। मैं जो इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आपके। इनको टाइम आने पे जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे मेरे इनकमिंग, उनमें मैं कवर करूंगा मेरे बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। तो आज के लिए काफ़ी है बच्चे इतना, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो कंसेप्ट समझाए हैं, जो क्वेश्चंस करवाए हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखिएगा कि कंसेप्ट कैसे अप्लाई किया गया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस आएगी बच्चे आपकी, और अरोमेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं जी। और सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है।